महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछली बार हमने लॉकडाउन के दौरान पीडीएफ फाइल और नोट से हमने अपने कोर्स को आगे बढ़ाया था। आप सभी प्रमोट हो गए, आप सभी को बधाई। अब आप जो कि सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं और अभी तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और उसी क्रम में मैं आपको सेमेस्टर 3 का जो पहला पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, उसका सिलेबस इस ऑनलाइन माध्यम से पूरा कराऊंगा। और अपना जो सिलेबस है प्लांट फिजियोलॉजी, उसकी जो पहली यूनिट है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि हम पहले पीपीटी बनाते थे, पीडीएफ नोट शेयर करते थे, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं उससे भी बेहतर समझने का तरीका, जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग है। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, समय समय पर जो यहाँ पर नोट करवाया जाता है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है ये हम बाद में समझेंगे, बेसिक्स आपने बीएससी में भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज हिस्ट्री ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एक रिडक्शन रिएक्शन होती है और शुगर बनती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसके ये जो कंपोनेंट्स हैं, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सब के बारे में किसने बताया? समय समय पर कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये सारी चीज़ें हमको पता चली? तो उसी की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, 1727 में इन्होंने बताया कि प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन लेते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सनलाइट और एयर, हवा और सनलाइट का कोई ना कोई रोल है। उन्होंने सिंपल ऑब्जर्वेशन किया कि अगर लाइट नहीं है और एयर नहीं है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। अब इसका एग्जैक्ट रोल क्या है वो आगे नहीं बता पाए। उसके बाद 1772 में आते हैं प्रिस्टले। इन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था बेलजार। आप 6ठी या 8वीं की विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हो कि यदि एक बेलजार में मोमबत्ती को रख दें जलती हुई तो कुछ देर तक जलती है, फिर बंद हो जाती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जलने के लिए हवा आवश्यक है। फिर उन्होंने एक चूहे को बंद बेलजार में रखा तो वो मर गया, तो चूहे के जीवित रहने के लिए भी हवा चाहिए जो अंदर थी नहीं। और उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि जलती हुई मोमबत्ती, चूहा और एक पेड़, छोटा सा शाकीय पौधा, अगर इन तीनों को बेलजार में बंद करें तो मोमबत्ती भी ज़्यादा देर तक जलती है, चूहा भी जीवित रहता है और पेड़ भी जीवित रहता है। मतलब कहीं ना कहीं इनमें इंटरकनेक्शन है, और ये इंटरकनेक्शन जो है वो आता है एयर के माध्यम से। एक मिनट, एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको प्रिस्टले ने ये बताया कि प्लांट जो जीवित रहते हैं एक बेलजार के अंदर बंद, पहले वो कम समय तक जीवित रहती, लेकिन अब उनकी लॉन्गिटिविटी बढ़ गई, तो मोमबत्ती से कोई ऐसा पदार्थ निकला या चूहे ने भी ऐसी कोई गैस निकाली जिसको लेकर पौधा अपनी उत्तरजीविता को बढ़ाता, लंबे समय तक सर्वाइव करता। अब एक्चुअली वो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन से निकल रही है चूहे से, और कार्बन के बर्न से मोमबत्ती से निकल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जैक्टली तो वो पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा हाँ कोई ना कोई एक ऐसा गैसीय माध्यम है, कोई एयर है जिसको प्लांट रिस्टोर करते हैं जिससे उनका सर्वाइवल। इसके पश्चात आए 1709 में इंजनहॉर्स। इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई ग्रीन पार्ट्स की। ग्रीन पार्ट यानी कौन सा? क्लोरोफिल, जो कि लीव्स में होता है। अब वो भी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट उसके नेचर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ग्रीन कलर की इंपॉर्टेंस पहचानी कि जो ग्रीन कलर है वही अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल है, और एक और सनलाइट, इन दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जो प्लांट के न्यूट्रिशन या सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है।
उसके पश्चात आते हैं मेयर। टेक्निकली जो सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस के फील्ड में अगर हम कहें माइलस्टोन डिस्कवरी, तो वो मेयर की आती है। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है। और इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर में। कोई ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है और कोई ऑर्गेनिक मैटर बनता है। ये ऑर्गेनिक मैटर, उसके नेचर, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हाँ ये सारा जो प्रोसीजर है उसके लिए एनर्जी सोर्स लाइट है, और अल्टीमेटली ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। उसके पश्चात आए सेक्स 1862। उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई क्लोरोप्लास्ट कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो अल्टीमेटली कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो ये सेक्स करता है। और इसके पश्चात आते हैं एमर्सन एंड लेविस, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की जिसको हम रेड ड्रॉप कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या है हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्टोरिकल अकाउंट में ये सारी बातें आपको उसमें डिटेल में देनी है, तो आप उतारने में समय लगेगा। जब भी आप बोर्ड पर डिटेल अकाउंट देखें आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम रेड ड्रॉप इफेक्ट को पढ़ें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हुए हैं, वो भी इसके हिस्टोरिकल अकाउंट का एक पार्ट है। तो हम उसको सीक्वेंशली आगे लेकर चलते हैं। उसमें सबसे पहले 1888 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज एंजिलमैन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक एक्शन स्पेक्ट्रा तैयार किया। पहले एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है उसको सरल भाषा में मैं समझा देता हूँ। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी उसको लेकर जो ग्राफ बनाया जाता है उसको एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा, अलग अलग 400 to 700 nm, रेड रीजन, फार रेड रीजन, ये सब क्या है, वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो एक्शन स्पेक्ट्रा। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उससे व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड किया और इल्यूमिनेट किया एक एल्गा को जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। आपने पढ़ा होगा स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गा। तो व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से स्कैटर्ड किया तो ये रेड और ब्लू लाइट में डिवाइड हो गया। अब उन्होंने देखा कि कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो रेड रीजन में और ब्लू रीजन में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, कि कंसंट्रेशन रेड और ब्लू रीजन में बढ़ जाती है बैक्टीरिया में। और ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रेड वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ की लाइट से एल्गी में कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया हुई है जिससे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ है, और उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए या वो जो ऑक्सीजन है उससे अपना सर्वाइवल करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जिनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो यहाँ पर एक पहला ब्रेक थ्रू आता है वेवलेंथ का। तो इंपॉर्टेंट वेवलेंथ में रेड रीजन और ब्लू रीजन। तो ये एंजिलमैन का एक्सपेरिमेंट है जो कब हुआ था, 1888 में, और उन्होंने इसका एक्शन स्पेक्ट्रा तैयार किया था। वही है एक्शन स्पेक्ट्रा कि वेवलेंथ का प्रभाव देखना फोटोसिंथेसिस की रेट पर या ऑक्सीजन इवोल्यूशन पर।
चलिए, तो ये तो था 1888 में एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आता है वो आता है एमर्सन और अर्नोल्ड नाम के साइंटिस्ट का, जो हुआ था 1932 में। एमर्सन एंड अर्नोल्ड। उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले एक आपको शब्द समझना होगा, दैट इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, एक तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने निकले और उनके लिए कितने क्वांटम लाइट के चाहिए, उनका जो रेशो है उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। ठीक है, मैं इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड नंबर ऑफ फोटोन, लाइट फोटोन एब्जॉर्ब, इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम। तो एमर्सन और अर्नोल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के इवोल्यूशन के लिए लगभग 8 या 10 फोटोन, लाइट फोटोन, फोटोन क्या है, इट्स अ बंडल ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के इवोल्यूशन के लिए 8 या 10 फोटोन आवश्यक होते हैं। तो अगर हम इसका अनुपात लिखें तो क्वांटम यील्ड क्या होगी, 1/8, ये कितनी होगी 0.125 या 12.5%, ये क्या हो गई क्वांटम। तो एमर्सन और अर्नोल्ड ने क्लोरेला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एल्गी पर, और उससे ये निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के इवोल्यूशन के लिए लाइट के 8 स्प्लैश चाहिए, 8 फोटोन चाहिए। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है 1932 में, इसको एमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए, अब 1937 एक और एक्सपेरिमेंट हुआ इंपॉर्टेंट, जो हिल द्वारा किया गया था, हिल नाम के साइंटिस्ट, और उन्हीं के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हीट रिएक्शन। इसको भी आप समझते हैं, हील रिएक्शन। हाँ, तो रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि लाइट की उपस्थिति में एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट जो लीफ से निकाल दिया गया, अलग कर दिया है, अगर उसको लाइट से इल्यूमिनेटेड करें तो वो क्या करता है कि वो कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, उनको रिड्यूस कर देता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। किसने बताया था, रॉबर्ट हिल। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं कि क्लोरोप्लास्ट को जो रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है वो लाइट से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। और उन्होंने एक और बात जोड़ी कि ये रिडक्शन तब तक नहीं होता जब तक कि फाइनली कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर न मिल जाए, यानी क्लोरोप्लास्ट को इस रिएक्शन के लिए कोई फाइनल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा होता है, NADP+, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तब कहीं जाकर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की भूमिका और लाइट की भूमिका एक्सपेरिमेंटली प्रूव की रॉबर्ट हिल ने, इसीलिए इसको कहते हैं हिल रिएक्शन। चलिए, तो ये भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। चलिए, अब हमने पढ़ा था हमारे पहले राउंड में 1943 में
रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट हुए। तो रेड ड्रॉप क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए कि यदि हम 680 nm से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट देते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, क्योंकि ये इफेक्ट रेड रीजन में होता है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। ये एमरसन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनके साथ लेविस भी थे। 680 nm से अबव की लाइट दें रेड रीजन में तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने आगे देखा कि यदि रेड लाइट और उससे ऊपर लगभग की लाइट, फार रेड रीजन, रेड और फार रेड दोनों, ये दोनों लाइट अगर साइमल्टेनियसली दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। अगर दो लाइट रेड फार रेड रीजन की वेवलेंथ की साइमल्टेनियसली दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। और यही वो एक्सपेरिमेंट था जिससे कंसेप्ट आया दो फोटो सिस्टम का। आगे हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम क्या होते हैं, कि दो यूनिट्स होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ग्रहण करती हैं, कैप्चर करती हैं, और उससे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि दो वेवलेंथ एक साथ देने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, इसलिए इसको इस प्रभाव को कहते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो याद रखिएगा, रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप हो जाती है, दैट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। और रेड और फार रेड रीजन दोनों लाइट साइमल्टेनियसली देने पर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट थे। एक सीबी वॉन नील साइंटिस्ट का नाम भी आता है, वॉन नील, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो किससे आती है, वाटर से आती है। यानी वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, और वाटर से ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। और उसी संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूंगा, 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन हैसिड एंड कैमल, 1941। रूबेन हैसिड एंड कैमल, इन्होंने ऑक्सीजन 18 आइसोटोप का प्रयोग करके ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ, ऑक्सीजन केवल किससे आती है, वाटर से आती है। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए क्लोरेला एल्गी का प्रयोग किया था। क्लोरेला एल्गी का प्रयोग किया ऑक्सीजन के कौन से आइसोटोप का, ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करके ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन वाटर से ही इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। क्योंकि हम जानते हैं CO2 इसमें भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन इससे नहीं आती, वाटर से आती है। ठीक है, तो ये है इसका हिस्टोरिकल अकाउंट। अब आगे फोटो सिस्टम, उसकी खोज किसने की, फिर हमारी जो केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, उसकी खोज कैसे हुई, वो हम बाद में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब सारा डिटेल आ जाएगा। लेकिन पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन सब सारी चीज़ों का वर्णन करना है एक एक करके। ठीक है, तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, फोटोसिंथेसिस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आता है, द इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एपैरेटस। और फोटोसिंथेसिस एपैरेटस यानी क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें वास्तव में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लोरोप्लास्ट की मशीनरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मशीनरी यानी उसमें जो भी प्रोटीन होते हैं, हम जिनके नाम लेते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट, सेकेंड है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो कैसे इवॉल्व हुई, उसके बारे में हम पढ़ना है, जो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप रेगुलर इसको देखते रहिए।